द्विघात समीकरण अपन पढ़ रहे थे और द्विघात समीकरण में अपनी सभी विधियां हो गई, जिसमें द्विघाती सूत्र विधि एक रामबाण विधि है जिससे अपन किसी भी प्रकार की द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। यानी द्विघात समीकरण की मूल ज्ञात करना या हल ज्ञात करना एक ही बात है। यहाँ पर प्रश्नमाला 4.3 चल रही थी अपनी। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का पहला काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में कई बार आया हुआ है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल अपन ने किया था। मूल ज्ञात कीजिए। दिखने में समीकरण अपन को द्विघात दिख रहा नहीं है, लेकिन इसको मानक रूप में लाने के लिए पहले लघुत्तम लेते हैं। x इसका लघुत्तम, इसके नीचे 1 है, तो लघुत्तम लेने पर x² - 1 बराबर 3। अब इस लघुत्तम को पक्षांतरण करेंगे तो ये 3 के साथ गुणा होगा। x² - 1 बराबर 3x। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया, लेकिन ये द्विघाती सूत्र के अनुसार मानक रूप में नहीं है। सारे पद लेफ्ट में होने चाहिए, तो पक्षांतरण करके इसे लेफ्ट में लाते हैं। -3x - 1 बराबर 0। ये अपना एक द्विघात समीकरण मानक रूप में प्राप्त हो गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम द्विघाती सूत्र की सहायता से हल करें तो सबसे पहले a का मान मीन्स x² का गुणांक, फिर b का मान, इसका अर्थ होता है x का गुणांक जो कि -3, c -1 है। abc के मान आने के पश्चात अपन विभक्ति का d का मान ज्ञात कर लेते हैं। d का अर्थ होता है b² - 4ac। इसमें मान रखो। b मीन्स -3 का वर्ग, 4 × a मीन्स 1 एंड c मीन्स -1 बराबर ये 9। इन सब को गुणा करेंगे -4 को -1 से, तो ये +4 मीन्स 13। अर्थात d का मान अपने पास एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है, तो मूल तो हमारे पास वास्तविक और अलग अलग प्राप्त होंगे। अब देखिए मूल द्विघाती सूत्र से कैसे निकालते हैं। द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से हल ज्ञात करते हैं, मूल ज्ञात करते हैं। मूल का अर्थ होता है x का मान, जिसका सूत्र अपने पास है -b ±√d/ 2a। इसमें मान रख दीजिए, तो x बराबर अपने पास -b, तो चिन्ह तो माइनस लगाओ। अब b का मान रखें तो b का मान -3 है, तो -3 को कोष्टक में लिखें। ±√d, d का मान 13 निकाला हुआ है, d के स्थान पे d का मान रख दिया, बटा 2 × a मीन्स 1, या x बराबर कोष्टक खोलेंगे तो माइनस माइनस गुणा होके प्लस -√13 बटा 2, या इनमें अपन चिन्हों को अलग अलग करें तो हमें x के 2 मूल प्राप्त होंगे। इसलिए x बराबर 3, एक बार प्लस चिन्ह ले लें और एक बार माइनस चिन्ह ले लें, तो 3 -√13 बटा 2। इस तरह से हमें 2 मूल इसके प्राप्त होते हैं। तो ये द्विघाती सूत्र विधि थी, या इसका दूसरा नाम है मानक सूत्र से, या फिर तीसरा नाम श्रीधराचार्य सूत्र। तीनों का अर्थ एक ही होता है। प्रश्न संख्या 9, यह आप लोगों ने पूछा है। अच्छी बात है कि आप अभ्यास कर रहे हैं, बराबर प्रश्न निकाल रहे हो, लेकिन द्विघात समीकरण में ये एक समस्यात्मक प्रश्न है
और 4.3 में क्वेश्चन संख्या 3 के बाद में सभी प्रश्न समस्यात्मक है। पहले हमें द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी, उसके पश्चात उसका हल आप किसी भी विधि से ज्ञात करें, चाहे गुणनखंड से करें, चाहे पूर्ण वर्ग से करें, चाहे द्विघाती सूत्र से करें। लेकिन अधिकांश समस्यात्मक प्रश्न बनने के पश्चात उसका समीकरण बनाने के बाद में हम मुख्य रूप से गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए इस प्रश्न को हल करने के लिए आप लोगों को पहले भी इस टाइप का एक प्रश्न बताया गया था, जो आपने पूर्व कक्षा 8 में समय, कार्य और मजदूरी वाली एक प्रश्नमाला पढ़ी थी। उस प्रश्नमाला के अनुसार अपन सबसे पहले किसी भी आदमी के द्वारा काम करने की उसकी कैपेसिटी यानी पावर, शक्ति ज्ञात करते हैं, कार्य क्षमता जिसे बोलते हैं। और कार्य क्षमता का सूत्र होता है, कार्य क्षमता मीन्स होता है अपने पास काम बटा समय। अब ये समय आपका दिन में भी हो सकता है, घंटों में भी हो सकता है, अन्यथा मिनट के अंदर भी हो सकता है, वर्षों में भी हो सकता है। काम हमेशा एक ही होता है। यहाँ पर दो नल हैं, एक बड़े व्यास का, एक छोटे व्यास का। नल एक होज को भरने का काम करते हैं, यानी एक नल के द्वारा एक होज, यानी काम एक होज है। समय आपको घंटों में दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए, आपको दोनों नलों का होज को पूरा भरने का समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन मान लेते हैं, माना छोटे व्यास या बड़े व्यास का माने तो आप बड़े व्यास वाले का मान सकते हो। बड़े व्यास का नल या छोटे व्यास का किसी का मान लेना। छोटे व्यास वाले नल का समय, इसका अर्थ ये हुआ कि उसको होज भरने का जो समय है वो x घंटे है। x घंटों में एक होज को भरता है। इसलिए चलो इसका दूसरे का और ज्ञात कर देते हैं। बड़े व्यास वाले नल का समय, अब बड़े व्यास का नल इससे तो 10 घंटे कम लेता है, तो x में से 10 घटा दें अपन, तो इसका भी समय घंटों में x माइनस 10 घंटे होगा। अब दोनों की कैपेसिटी निकालते हैं। छोटे व्यास के नल की कार्य क्षमता, यानी इसकी कैपेसिटी काम बटा समय, काम एक होज है, एक बटा समय मीन्स x, इतना होज ये भरेगा, इतना होज भर देगा। इसकी कार्य क्षमता ये है कि होज का 1/x हिस्सा ये 1 घंटे में भर देगा। 1 घंटे में जो काम करेगा वो उसकी कार्य क्षमता होगी। अब इसी तरह से बड़े व्यास के नल की कार्य क्षमता अपन निकालें तो 1/x माइनस 10 होज, इतना होज का इतना हिस्सा 1 घंटे में भरेगा। 1 घंटे के अंदर जो कार्य होता है वो उसकी कार्य क्षमता कहलाएगी। यदि समय दिन में दे रखा हो तो 1 दिन में जो काम किया जाता है वो उसकी कार्य क्षमता। तो ये अपने पास इनका काम हो गया। अब इसके पश्चात दोनों की कार्य क्षमता, दोनों की कार्य क्षमता
क्षमता बराबर दोनों की कार्य क्षमता जोड़नी पड़ेगी 1/x-10। ये दोनों की कार्य क्षमता हो गई। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों की कार्य क्षमता यानी दोनों एक होज को भरते हैं, क्योंकि दोनों नल होज भरते हैं बराबर। ये आपको समय दे रखा है इसमें 9 सही 3/8 घंटे, 9 सही 3/8 घंटे मीन्स साधारण भिन्न भिन्नाई तो 75/8 घंटे। इसलिए दोनों की कार्य क्षमता अब दोनों की कार्य क्षमता निकालें तो 1/समय आपका 75/8। इसको हल करें तो नीचे वाली संख्या भिन्न है, भिन्न का हर ऊपर जाएगा तो 8/75 होज का इतना हिस्सा 1 घंटे में भरते हैं। अब प्रश्नानुसार देखिए दोनों की कार्य क्षमता एक साथ तो ये दे रखी है अपन को, और हमने जो माना उसके आधार पे दोनों की कार्य क्षमता ये है। तो जो माना उसके आधार पे कार्य क्षमता और जो आपको क्वेश्चन में दी गई दोनों की कार्य क्षमता सेम होनी चाहिए बराबर, अर्थात 1/x+1/x-10 बराबर 8/75। ये अपने पास एक समीकरण बनेगी। लघुत्तम लें तो लघुत्तम x × x-10 बाएं पक्ष का लघुत्तम ले लिया तो ऊपर आएगा अपने पास x-10 + x, या इसको भी अपन हल करें तो 2x-10 अपॉन नीचे कोष्टक खोलें तो x² - 10x बराबर 8/75। वज्र गुणन करो तो 150x - 750 बराबर 8x² - 80x। पुनः पक्षांतरण करें 8x² - 80x, 150 को इधर लाए तो 150x के प्लस के 750, तो इधर 0 बचेगा। यानी इन दोनों पदों को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो दोनों के चिन्ह बदल गए। कुल मिला के 8x² ये अपने पास हो गया -230x प्लस 750 बराबर 0। अब इनके अंदर अपन देखें तो हमारे पास 2 का भाग जा रहा है तो ये 4x² - 115x प्लस 3 × 6 7 5 बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई। अब इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करें अथवा आप द्विघाती सूत्र से, लेकिन द्विघाती सूत्र से संख्या बड़ी है तो वर्ग आदि करने में आपको दिक्कत आएगी, इसलिए आप इसको गुणनखंड विधि से हल करें। अब गुणनखंड करते हैं तो पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल इसको गुणा करें तो अपने पास प्राप्त होता है 1500। 4 को 375 से गुणा करेंगे तो 375 चौक 1500। ऐसी दो संख्या ढूंढिए जिनको गुणा करें तो 1500 आए, लेकिन जोड़ने अथवा घटाने पर 115 ही प्राप्त हो। ऐसी दो संख्या अब आपको ढूंढनी है। तो अपना द्विघात समीकरण ये प्राप्त हुआ। बीच वाली संख्या के टुकड़े करें तो 4x² - 100x - 15x प्लस
35x बराबर 0। पहले दो में अपन कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस अपने पास 25, इसमें -15 कॉमन लें तो यहाँ x अगला चिन्ह बदल जाएगा, 15 का भाग इसमें देंगे तो 25 बराबर 0। तो अपने पास दो गुणनखंड हो गए, 4x माइनस 15 और दूसरा गुणनखंड होगा x माइनस 25 बराबर 0। इसको हल करते हैं तो अपने पास 4x माइनस 15 बराबर 0 या फिर दूसरा गुणनखंड x माइनस 25 बराबर 0। इसको हल करते हैं तो 4x बराबर 15 और इसको हल करते हैं तो x बराबर 25। x बराबर ये हमारे पास आता है 15/4 और 15/4 ये अपूर्णांक है, इसलिए इसको अपन छोड़ देंगे क्योंकि घंटे कभी अपूर्णांक में नहीं होते, इसलिए ये मान छोड़ने पर अपने पास बचा x बराबर 25। x का मतलब हुआ कि छोटे व्यास वाले नल द्वारा होज भरने में 25 घंटे लगेंगे, तो बड़े व्यास के नल द्वारा x माइनस 10 यानी 25 माइनस 10 यानी 15 घंटे लगेंगे। इसलिए छोटे व्यास वाले नल को समय लगेगा बराबर 25 घंटे और बड़े व्यास के नल को समय लगेगा बराबर x माइनस 10 बराबर 25 माइनस 10 बराबर 15 घंटे। ये आपका उत्तर होगा। तो ये कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न था। अब इसके बाद में एक प्रश्न और पूछा गया, 10 नंबर वाला क्वेश्चन। माना सवारी गाड़ी या एक्सप्रेस की मान लेते हैं, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल या औसत चाल अपन x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यह समय घंटों में और दूरी किलोमीटर में दे रखी है तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये एक्सप्रेस की अपन चाल मान लेते हैं और सवारी गाड़ी की चाल औसत चाल ये मान लेते हैं अपन एक्सप्रेस गाड़ी की। देखिए आपको इसमें दे रखा है, या फिर आप ऐसा करना, इसको इस तरह से नहीं मान के देखिए कम जो चाल है उसको आप पहले मान लो। कम चाल किसकी है? सवारी गाड़ी की। तो सवारी गाड़ी की चाल ये मान लीजिए आप x किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, ये औसत चाल मान लीजिए आप इससे 11 किलोमीटर अधिक। तो इससे 11 किलोमीटर अधिक करेंगे तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर्स इसकी चाल होगी। इस तरह से आपके पास एक्सप्रेस तथा सवारी गाड़ी की औसत चाल हो गई। अब इसके बाद में प्रश्न क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस गाड़ी सवारी गाड़ी से
इस 132 किलोमीटर की यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों गाड़ियों से पहले अपन को समय निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे सवारी गाड़ी को 132 km यात्रा में लगा समय। अब समय अपन ज्ञात करें तो अपने पास सूत्र होता है दूरी बटा औसत चाल, और इसके अनुसार 132 बटा x घंटा लगेगा, इतने घंटे लगेंगे। फिर एक्सप्रेस गाड़ी को 132 किमी यात्रा में लगा समय। यदि ये समय अपन ज्ञात करें तो दूरी 132, लेकिन इसकी औसत चाल है x + 11, तो इसका भाग दे दी, इतना समय लगा। लेकिन प्रश्नानुसार अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सवारी गाड़ी को इस एक्सप्रेस के द्वारा जो समय लगा उससे 1 घंटा अधिक लग रहा है, या फिर एक्सप्रेस गाड़ी को जो टाइम लग रहा है वो सवारी गाड़ी के टाइम से 1 घंटा कम है। देखिए इसमें हर का मान बड़ा है, इसमें हर का मान छोटा है, अंश दोनों के बराबर हैं। जिसमें हर का मान बड़ा होगा वो मान कम होगा, जिसमें हर का मान छोटा होगा वो मान छोटा होगा। तो ये टाइम ज़्यादा है, ये टाइम कम है, लेकिन दोनों गाड़ियों के टाइम में जो डिफरेंस दिया है वो 1 घंटे का है। तो अपने पास समीकरण ये बनेगा, इस अधिक टाइम में से इस कम टाइम को घटाओ, अर्थात सवारी गाड़ी के पास जो समय लग रहा है इतने घंटे ये ज़्यादा है, लेकिन एक्सप्रेस के जो टाइम लग रहा है वो x + 11 है, ये कम है। अधिक में से कम को घटाया तो ये 1 घंटा आना चाहिए। ये टाइम भी घंटों में है, ये भी घंटों में है, लेकिन दोनों गाड़ियों के टाइम में अंतर 1 घंटे का दे रखा है। तो आपके पास ये समीकरण बनेगी, ये आपकी एक द्विघात समीकरण जब लघुत्तम लेंगे तब बनेगी। बाएं पक्ष का लघुत्तम तो ऊपर आ गया 132 × x + 11 माइनस 132x बराबर 1। पुनः कोष्टक खोलें तो 132x माइनस 132 को 11 से गुणा करो तो अपने पास आएगा 11 दूना 22, 33, 35, हासिल 3, 11 और 3 1452 माइनस 132x बटा, नीचे भी कोष्टक खोलें तो x² + 11x बराबर 1। यहाँ पर ऊपर माइनस ये प्लस कट गया, 1452 बटा x² + 11x बराबर 1। पक्षांतरण करें तो x² + 11x बराबर 1452 या x² + 11x माइनस 1452 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बनेगी। अब इस द्विघात समीकरण को अपन वो ही गुणनखंड विधि से आगे हल करें, तो आगे हल करेंगे तो इस प्रकार से अपन को उत्तर प्राप्त होगा। ऐसी दो संख्या ढूंढिए जिनको गुणा करें तो 1452, जोड़ने अथवा घटाने पर 33। तो यहाँ पर देखिए 44 और 33 को अपन गुणा करें तो 1452 आता है, और 44 में से अपन 33 को घटा दें तो 11 प्राप्त होगा। तो इसके टुकड़े अपने पास ये हो जाएंगे x² + 44 माइनस 33x, 11 के 2 टुकड़े कर दिए,
4452 बराबर 0। कोष्टक खोलें तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। पहले दो पदों में कॉमन x प्लस 44, दूसरे दो पदों में माइनस 33 कॉमन लेंगे तो अगला चिन्ह बदलेगा। 33 का भाग इसमें 44 बराबर 0। एक गुणनखंड x प्लस 44, दूसरा गुणनखंड x माइनस 33 बराबर 0। x प्लस 44 बराबर 0 या x माइनस 33 बराबर 0। इसको हल करते हैं तो x बराबर माइनस 44, इसको हल करते हैं तो x बराबर 33। ऋणात्मक किसी गाड़ी की चाल नहीं होती, तो ऋणात्मक मान छोड़ने पर x बराबर सिर्फ अपने पास 33 प्राप्त होगा। और x अपन ने माना था सवारी गाड़ी की चाल, इसलिए आप लिखेंगे सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल ये अपन ने मानी थी x प्लस 11, तो x का मान 33, इसमें 11 जोड़िए तो आपने को प्राप्त होगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से दोनों गाड़ियों की चाल होगी। तो यहाँ पर ये समस्यात्मक प्रश्न थे और समस्यात्मक प्रश्न को आप अच्छे ढंग से पढ़ते हुए आगे हल करेंगे तो वो निश्चित रूप से आपका हल होगा। तो इस प्रकार से हमने अधिकांश समस्यात्मक प्रश्नों के अंदर द्विघाती सूत्र की अपेक्षा गुणनखंड विधि के द्वारा हल करने की प्रक्रिया को काम में लेते हैं। तो गुणनखंड विधि आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, लेकिन द्विघाती सूत्र भी अपने स्थान पर सबसे इम्पोर्टेंट विधि है। तो आइए द्विघाती सूत्र या द्विघाती सूत्र के अनुसार जब मानक रूप में होते हैं तो अपन द्विघात समीकरणों की प्रकृति भी इसके द्वारा ज्ञात करते हैं। तो 4.3 के सभी प्रश्न निकाल लेना, फिर भी कोई प्रश्न नहीं आए तो इसी तरह से आप कमेंट्स करके, मैसेज करके या व्हाट्सएप करके या कॉल करके किसी भी तरह से आप पूछ लें, आपको उसका सॉल्यूशन प्राप्त होगा। द्विघात समीकरणों की प्रकृति और द्विघात समीकरणों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप या इसको व्यापक रूप भी बोलते हैं, व्यापक रूप इस प्रकार से होना चाहिए। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अर्थात द्विघात समीकरण के सारे पद लेफ्ट में, राइट हैंड में, बराबर के राइट हैंड में 0 होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो पक्षांतरण द्वारा पहले आप इस रूप में इसको प्राप्त कर लें। इसके पश्चात हम सबसे पहले विभक्तिकर या विभक्तिकार d का मान ज्ञात करते हैं और वो होता है b² माइनस 4ac। जब b² माइनस 4ac से विभक्तिकार ज्ञात कर लें तो इसके पश्चात प्रकृति 3 तरह की होती है, जिसमें पहला यदि d का मान 0 हो यानी विभक्तिकर 0 हो तो द्विघात समीकरण के मूल द्विघात समीकरण
के मूल वास्तविक व समान होंगे, यानी दोनों मूल बिल्कुल बराबर होंगे, वास्तविक होंगे। सेकंड प्रकृति है, यदि d इज ग्रेटर देन 0 तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व अलग अलग यानी भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक होंगे, अलग अलग होंगे। नंबर 3, यदि d इज लेस देन 0, विभक्ति कर का मान 0 से छोटा हो अर्थात ऋणात्मक संख्या हो तो द्विघात समीकरण के मूल अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होंगे, जिन्हें ज्ञात नहीं करना है। तो ये 3 तरह की प्रकृति होती है द्विघात समीकरणों में, और प्रकृति विभक्ति कर के सूत्र से ही ज्ञात होती है, जिसका मानक रूप द्विघाती सूत्र का ही मानक रूप है। अब इसके पश्चात आता है, यदि 2 मूल दिए हुए हों तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना। ये इसका अंतिम टॉपिक है द्विघात समीकरण वाली प्रश्नमाला का। तो यहाँ पर अंतिम टॉपिक 2 मूल दिए हुए हों तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना। और ये किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसके लिए आपको सूत्र लगाना है x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण होगा। अथवा आप इसको संक्षिप्त रूप में इस तरह से भी याद कर सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0। यहाँ पर ये जो सांकेतिक भाषा के अंदर हमने सूत्र लिखा, इसमें अल्फा का अर्थ अल्फा प्रथम मूल और बीटा ये द्वितीय मूल का मान है, द्वितीय मूल। इस तरह से द्विघात समीकरण वाली जो प्रश्नमाला है उसका अंतिम टॉपिक अपने पास आ चुका है। द्विघात समीकरणों की प्रकृति से संबंधित और 2 मूल दे रखे हों तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना, ये नेक्स्ट अभ्यास 4.4 के अंदर इससे संबंधित प्रश्न है। इससे पूर्व अपन ने द्विघात समीकरणों की 3 विधियां पढ़ी और तीनों विधियों पर आप लोग पहले अच्छे से अभ्यास कर लें और जो समस्यात्मक प्रश्न हैं उनके समीकरण बना करके प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। नेक्स्ट अपन कल देखेंगे।